ओके, तो आज हम लोग वेक्टर में पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमारा क्या क्या टाइप का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वेक्टर के साथ, तो हम लोग देखेंगे। दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर, दो वेक्टर या तीन वेक्टर का ऊपर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो लेट अस सी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वो दो टाइप का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का अलग नाम है क्या, स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का अलग नाम है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जैसे नाम से पता चल रहा है कि तो दो वेक्टर का अंदर डॉट होना चाहिए, वो डॉट भी प्रोमिनेंटली हमको नजर आना चाहिए जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर में। तो ये ए वेक्टर हो गया एक तो, और बी वेक्टर हो गया, दोनों का वेक्टर में एक तो डॉट है, तो दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऐसे ही अगर दो वेक्टर है ए और बी, उनका वेक्टर में क्रॉस देते हैं तो इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे अगर हम वेक्टर का बात करेंगे, अगर ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, मान लेते ए और बी दो वेक्टर है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम a और b को ऐसा लिखेंगे तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम अलजेब्रा का बात करेंगे तो इफ आई राइट a b लाइक दिस, मैं बोलूंगा कि a और b का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो हम बोलेंगे कि a और b का मल्टीप्लिकेशन, a और b मल्टीप्लाई हुआ है। अगर ऐसा लिखा है तो भी हम बोलेंगे a और b का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अगर ऐसा लिखा है तो भी बोलेंगे मल्टीप्लाई किया गया है, और ऐसा लिखेंगे तो भी बोलेंगे कि मल्टीप्लाई किया गया है। सो a and b आर मल्टीप्लाइड इन these four cases, I will say that। लेकिन वेक्टर में इसका कोई मतलब नहीं होता है और इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वेक्टर का केस में हम लोग जब करते हैं, है ना, वेक्टर का केस में हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं कुछ ऐसा, अगर दो वेक्टर का बात करें तो दो से ज्यादा वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी हो पाएगा। फिलहाल मैं दो वेक्टर का बारे में बात करता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का बीच में डॉट देना पड़ेगा या फिर दोनों का बीच में क्रॉस देना पड़ेगा। जैसे हम अगर स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर अलजेब्रा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमको जो रिजल्ट देगा ये भी हमको ही रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ पे ये अलग रिजल्ट देगा और ये अलग रिजल्ट देगा। तो इसीलिए जब हम वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन का बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हम कभी भी a वेक्टर इनटू b वेक्टर नहीं बोलते हैं, क्योंकि a और b मल्टीप्लाई वैसे नहीं होता है, उनका दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग रिजल्ट आता है। तो इसीलिए हम a और b को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो या तो हम बोलेंगे a डॉट b या फिर a क्रॉस b। तो व्हेनेवर someone डिक्टेट करता है कि a डॉट b लिखो, तो इट शुड बी अंडरस्टूड कि ये a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, तो a का ऊपर एरो चढ़ा देना है, b का ऊपर एरो चढ़ा देना है। अगर डॉट प्रोडक्ट बोल दिया या फिर a क्रॉस b बोल दिया, नोबडी विल से, कभी भी कोई नहीं बोलेगा कि a वेक्टर इनटू b वेक्टर, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि a वेक्टर इनटू b वेक्टर, तो a इनटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई तो दो अलग अलग टाइप का होता है, रिजल्ट भी दोनों का अलग अलग आता है। तो nobody will say you that a into b, वेक्टर a into वेक्टर b। अगर कोई बोलता है a into b, समझ जाओ कि वो तो वो स्केलर है, मतलब अलजेब्रा वाला a और b है। ठीक है, ऐसे ही अगर तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट b क्रॉस c, इसका रिजल्ट एक तो स्केलर आता है, तो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और a क्रॉस b क्रॉस b, इसका रिजल्ट एक वेक्टर आता है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये चीज हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, है ना, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स a and b, अगर थीटा इज एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स a and b, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा वेक्टर a है और यहाँ पे हमारा वेक्टर b है, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। तो a दोनों का भीतर में एंगल कितना हो गया, थीटा। देन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है ना, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू a का मॉड इनटू b का मॉड इनटू cos थीटा। a डॉट b का वैल्यू हो गया क्या, a मॉड इनटू b मॉड इनटू cos थीटा।
बहुत सारे जगह में हमको डॉट प्रोडक्ट के लिए ऐसा लिखा गया होगा, मिलेगा कि A डॉट B इज इक्वल टू A B cos थीटा। सो हमको समझना पड़ेगा, हमको पता होना चाहिए कि खाली A लिखा है या फिर खाली B लिखा है, तो इसका मतलब है कि दे आर व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B हो गया। सो दैट इज डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या 0 से लेकर पाई के अंदर होता है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी वेरिंग फ्रॉम 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। ठीक है, तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ओके, दैट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ गया कि अगर हम सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। अब कैसा हुआ, A डॉट A करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर कैसा हुआ, थोड़ा देख लेते हैं। A वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं ये डेफिनेशन का थ्रू में जाऊंगा तो मॉड A मतलब पहला वाला का मॉड A मॉड, फिर दूसरा वाला का मॉड, फिर से A मॉड इनटू cos एंगल बिटवीन दोस टू A और A सेम वेक्टर में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, सो एंगल इज 0 डिग्री। सो cos 0 इज 1 होता है, तो मॉड A दो बार आ गया तो मॉड A का स्क्वायर। इसका आगे कभी भी हमको कोई भी सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए पड़ा तो हम बोल देंगे क्या, दैट इज योर व्हाट A डॉट B, A डॉट A तो मॉड A का स्क्वायर, B डॉट B मॉड B का स्क्वायर, C डॉट C मॉड C का स्क्वायर एक्सेट्रा। इतना तक सबको समझ में आ गया है ना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं कि बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B आर √3 and 2 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। तो हमको बोल दिया है क्या, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना ये हमको दे दिया है √3, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना ये हमको दे दिया है कितना 2। सो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोज आर गिवन टू मी और वो हम लिख लिए। अब हमको बोला है कि वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट √6 है, तो A डॉट B इज इक्वल टू √6 दैट इज गिवन टू मी। सो A डॉट B का फॉर्मूला डाल देता हूं मैं, A का मॉड इनटू B का मॉड इनटू cos, मान लेते हो दोनों में एंगल है थीटा इज इक्वल टू √3। ये हमको मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं जो जो पता है मेरे को। सो A का मॉड √3 है, B का मॉड 2 है, then it is cos थीटा is equal to √3। so cos थीटा का वैल्यू हमारा हो गया क्या 1/2 और थीटा का वैल्यू हमारा पता है कि थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है, तो उसमें cos थीटा 1/2 एक ही बार होता है, वो π/3 में। तो हमारा आंसर जो है ये क्वेश्चन के लिए कितना हो गया π/3। तो सारे ऑप्शन में सेम है, थोड़ा मैं चेंज नहीं किया शायद, चलो मैं थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। लेट मी राइट इट π/2, π/4, π/3 और π/6। ठीक है, ये ऑप्शन, हाँ बोलो क्या हुआ। अच्छा √6 दिया है, ओके ओके, ये हमको √6 दिया है। ठीक है, A डॉट B √6 है। ओके, √6 का मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा √6 है, तो √6 का मतलब हो जाएगा क्या √3 इंटू √2 हम बोल सकते हैं, है ना, √3 इंटू √2, ये हमारा √3 इंटू √2। तो √3 इंटू √2 यहाँ पे भी लिख देता हूँ, तो √3 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया फिर 1/√2, 1/√2 मतलब π/4। तो हमारा आंसर जो है इसका π/4 होना चाहिए, तो π/4 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा बोला है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B आर सेम एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, उसके साथ A डॉट B का वैल्यू दिया है 8, तो हमको बोला है कि A मोड और B मोड का वैल्यू कितना बता दो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
A mod is equal to B mod, that is given to me, है ना। उसके बाद और क्या दिया है, A dot B is equal to हमको दिया है कितना 8। A dot B हम सबको पता है कि होता है mod A into mod B into cos, angle between them is given to me 60 degree is equal to 8। So this is your A mod and mod B को भी हम mod A लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। cos 60 हो गया हाफ इज इक्वल टू 8, तो A mod का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज इट 16, तो A mod इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सही है क्या? A mod इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। गॉट इट ऑल ऑफ यू? हाँ, यहाँ पे हमारा A mod बोला है, ये मॉड बोला है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, मतलब खाली प्लस वैल्यू आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, सो हमारा आंसर जो है खाली +4 आएगा। तो याद रखो रूट ओवर निकालने का बाद भी हम लोग ओनली प्लस वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, माइनस वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉड बोलने से यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ द वेक्टर हो जाता है, ठीक है। Okay, next let us come to dot product of standard unit vectors. Dot product of standard unit vectors. हम standard unit vectors के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होता है वो i कैप, j कैप और k कैप। तो उनका डॉट प्रोडक्ट में कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को हमको जानना है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि i डॉट j करोगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब i डॉट j इज इक्वल टू क्यों 0 हो जाएगा जरा देखते हैं। i कैप डॉट j कैप विल बी योर i कैप का मॉड इनटू j कैप का मॉड इनटू cos, वो दोनों में एंगल। i कैप हमारा x एक्सिस का तरफ है, j कैप हमारा y एक्सिस का तरफ है और x एक्सिस y एक्सिस में एंगल होता है 90 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री। तो एक i कैप का मॉड 1 हो गया, j कैप का मॉड 1 हो गया, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो हमारा जो आंसर है ना ये हमारा 0 हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि i डॉट j का वैल्यू जो है हमेशा 0 होता है। ऐसे ही j डॉट k का वैल्यू भी 0 हो जाएगा और k डॉट i का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लेंगे अलग अलग करके, अलग अलग चीज का स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लेंगे तो इन दैट केस उनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 हो जाता है। अब अगर सेम कर लेंगे तो i कैप डॉट i कैप, अच्छा इसको इतना समझाऊं क्या, इसको समझाने का क्या मतलब है? हम तो थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं ना, a डॉट a का मतलब होता है मॉड a का स्क्वायर, a डॉट a का मतलब मॉड a का स्क्वायर होता है। ऐसे ही i डॉट i का बात करेंगे तो ये मॉड i का स्क्वायर हो जाएगा, j डॉट j करेंगे तो मॉड j का स्क्वायर हो जाएगा, k डॉट k करेंगे तो मॉड k का स्क्वायर हो जाएगा। और मॉड i, मॉड j, मॉड k, they are one because i cap, j cap, k cap are unit vectors. So that is the reason कि हमारा इनका वैल्यू जो है 1 हो गया। तो you have to remember कि i dot i, j dot j, k dot k, i dot i, j dot j, k dot k 1 होता है और i dot j, j dot k, k dot i 0 होता है, ठीक है। ऑलराइट, अब बात आ गया कि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर दिया होगा तो इन दैट केस हम उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा मतलब हमको फिलहाल हमको वेक्टर जो दिया होगा इस फॉर्म में दिया होगा, a वेक्टर इज इक्वल टू से a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b वेक्टर हमको जो दिया है वो हमको दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और हमको बोला है कि भाई a डॉट b निकाल के बताओ, a डॉट b निकाल के बताओ कितना हो रहा है। तो अगर मैं a डॉट b निकालूं तो a वेक्टर ये है, डॉट b वेक्टर ये है। थोड़ा देर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ना दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन।
एडिशन भी बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट डिफरेंट थिंग। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट माइनस ऑफ दैट वेक्टर का एडिशन होता है, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। तो अगर मैं अभी इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो समथिंग लाइक दिस a1, इनफैक्ट मैं थोड़ा बता ही देता हूं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूं, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, सिंपल सा प्रॉपर्टी है, सबको जानना है। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। दूसरा क्या हो गया, a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया डॉट प्रोडक्ट a डॉट b प्लस a डॉट c। तो ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, हम राइट साइड से लेंगे तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो b प्लस c डॉट a विल बी b डॉट a प्लस c डॉट a, और इसको चाहेंगे तो उल्टा भी लिख सकते हैं, a डॉट b भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव होता है। फिर हमारा ये माइनस का चक्कर कहीं पे भी होगा, a वेक्टर और b वेक्टर होगा, तो माइनस अगर बीच में कहीं पे इसमें है या इसमें है, पूरा बाहर भगा सकते हैं, या फिर मतलब कांस्टेंट जो है ना उसको हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में माइनस होगा तो माइनस हट गया, ये प्लस हो गया, है ना। और अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, सेकंड वेक्टर के साथ कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, वो दोनों कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं और वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना, ये सिंपल सा हमको ऐसे भी पता चल जाएगा, बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बता दिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब जब मैं a1 i कैप को मल्टीप्लाई करूंगा, जरा ध्यान से देखो, a1 i कैप जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, a1 i कैप डॉट b1 i कैप। और अभी थोड़ा देर पहले जो देखे कांस्टेंट दोनों को बाहर कर सकता हूं, मतलब a1 b1 i कैप डॉट i कैप ऐसा हो सकता है, a1 b1 i कैप डॉट i कैप। जस्ट लाइक दैट अगर a1 i कैप को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कुछ ऐसे मिलेगा, a1 b2 i कैप डॉट j कैप, और ऐसे ही a1 b3 i कैप डॉट k कैप, ये हमको मिल गया। अगर मैं a1 i कैप को मल्टीप्लाई किया तो हमको ये तीन ठो टर्म मिला। आउट ऑफ दीज थ्री टर्म्स यू कैन सी कि ये टर्म जो है ना जीरो हो जाएगा और ये टर्म जो है ना जीरो हो जाएगा, ये दो टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। अच्छा क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों में i डॉट j है तो जीरो, j डॉट i डॉट k है, जीरो हो जाएगा। और ये पहला वाला होगा ना, तो क्या बचेगा, i1 i डॉट i कैप, सॉरी i कैप डॉट i कैप, जो हमारा 1 हो जाता है, मतलब a1 b1 हो गया। तो इस लॉजिक से, मतलब इस प्रोसीजर में अगर हम आगे बढ़े तो नॉट टू वेस्ट टाइम, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे बेकार, हमको पता ही चल तो रहा है क्या करना है। a2 j कैप को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गोइंग टू सी दैट a2 b2 भी बचेगा, ऐसे ही a3 b3 बचेगा। सो दैट इज व्हाई हम लिख सकते हैं क्या, कि अगर दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपली व्हाट विल बी द आंसर। हम वो फॉर्मूला तो देख लिए, मॉड a मॉड b cos थीटा, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, a1 अगर a वेक्टर इज a1 a2 a3 है, b वेक्टर b1 b2 b3 है, देन योर a डॉट b विल बी a1 a2 a1, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो लेट मी रेक्टिफाई। तो a डॉट b इज गोइंग टू बी a डॉट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली क्या करना है बताओ, सिंपली हमको क्या करना है, i कैप वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, j कैप वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और k कैप वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यही हमको करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग है, रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। a डॉट b इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2 a3 b3, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया, ये सब नो जल्दी से बताओ, हम आगे बढ़ेंगे।
चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। एकदम आसान क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक जो है एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और b वेक्टर हो गया हमारा सपोज योर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो हमारे पास a वेक्टर मिल गया, b वेक्टर मिल गया, लेकिन अभी जो a और b वेक्टर हमको दिखाई दे रहा है, ये a वेक्टर और b वेक्टर हमको कार्टेशियन फॉर्म या फिर कंपोनेंट फॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है। तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट के लिए हम डेफिनेशन का यूज नहीं करेंगे, हमारा जो रिजल्ट निकला उसी का यूज करेंगे। i दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब i का कोफिशिएंट इसमें 1 है और इसमें हमारा 1 है, तो इट विल बी 1 प्लस j दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इट विल बी 3 प्लस k दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमारा 3 है, इसमें हमारा -2 है, तो इट विल बी -6, so it is going to be -2, है ना। so this is how I will multiply two vectors। अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन कभी-कभी होता है। अगर a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप है और b वेक्टर हमारा क्या हो गया j कैप माइनस 2k कैप है, तो अगर इस केस में हमको a डॉट b निकालना है, a डॉट b अगर इस केस में हमको निकालना है तो व्हाट विल बी द आंसर। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों में से i को ढूंढेंगे और ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें i का साथ है तो 1, इसमें तो i है नहीं, मतलब कोफिशिएंट 0 है, तो दिस पार्ट इज 0। फिर j दोनों का लेंगे, इसका j -1 है, इसका j 1 है, तो 1 और -1 मल्टीप्लाई होने से -1 हो गया, और k भी हम देख रहे हैं कि ऊपर में नहीं है, नीचे में -2 है, तो 0 -2 हो गया हमारा 0, तो आंसर इज -1। आई होप सारे को समझ में आ गया कि अगर कोई एक को j कैप k कैप या फिर i कैप में से मिसिंग है तो उसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। क्लियर हो क्यों ना। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विद यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये सवाल थोड़ा हल्का सा एकदम सोचने वाला सवाल है क्या, कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका, है ना। इसको a वेक्टर लिख लेता हूं मैं, a वेक्टर को लिख लेता हूं i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। बोला है कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, किसके साथ, यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स मेरे को बोलना चाहिए था, है ना, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो इसमें क्या करूंगा मैं, b वेक्टर ले लेता हूं एक तो, c वेक्टर ले लेता हूं और d वेक्टर ले लेता हूं। b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर। b वेक्टर हो गया क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, है ना, वो y कैप हो गया, और c वेक्टर हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस y एक्सिस, और d वेक्टर हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस का तरफ यूनिट वेक्टर है, और ये हमारा y एक्सिस का तरफ है, और ये हमारा z एक्सिस का तरफ है। ये y एक्सिस का तरफ है और ये हमारा z एक्सिस का तरफ है, ठीक है, दिस इज z एक्सिस का तरफ है। तो ये चीज हमको समझना है कि जब बोल देगा कि यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब x का तरफ, y का तरफ, z का तरफ, तो निकालते हैं अभी फिर फटाफट से। a डॉट b हमको क्या मिलेगा, a डॉट b इज इक्वल टू यहाँ पे i कैप और इसमें i कैप, i 1 हो गया। a डॉट c का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें फिर से j का साथ 1 है, इसमें j का साथ 1 है, तो इट इज 1। देन a डॉट d अगर हम निकालेंगे तो इसमें हमारा k है, तो इसके k का साथ -2 है, तो इट इज -2। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वन, सबको समझ में आया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको मैं आधा करके छोड़ दूंगा, सोच रहा हूँ, है ना, कैसे करना है तुम लोग को बता दूंगा खाली, है? तो क्या बोला है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर दिस विथ दिस नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली -1, 6, 5, देन द वेक्टर इज व्हाट। ओके, तो हमारे पास ये तीन वेक्टर दिया है, ये तीन वेक्टर मान लेते, किसी को a लेता हूं, a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5k कैप। ओके, और b वेक्टर हमको दिया है कितना, सेकेंड वन दिया है
मान लेते दिया है 2i, मान लेते उसको b ले लेते हैं 2i प्लस 7j, और c वेक्टर जो है ना हमारा क्या है i प्लस j, i प्लस j प्लस k, ये हमको दिया है i प्लस j प्लस k। हमको बोला है कि एक और वेक्टर निकालो जिनका की डॉट प्रोडक्ट इनके साथ ये सब है। तो वो वेक्टर को मैं मान लेता हूं r वेक्टर है, मान ले तो वेक्टर हमारा r वेक्टर है। लेट r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। लेट r वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन r डॉट a इज इक्वल टू, हमको दिया है सवाल में रेस्पेक्टिवली -1, ये -1 है। r डॉट b ये हमारा हो गया कितना, r डॉट b, ये डॉट प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। 6 एंड देन योर r डॉट c इज इक्वल टू, हमको दिया कितना है 5, तो ये हमको दिया है। सो दिस इंप्लाइज योर r डॉट a हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये r है, r इज योर x y z का फॉर्म में है और a हमारा ये है। तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या किया जाता है, दोनों का i का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये 3x हो गया। अच्छा, y इसमें है नहीं तो y तो 0 हो जाएगा, -5z, 3x माइनस 5z इज इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, r डॉट b 2x और 7y, 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और उसके बाद हो गया क्या, r डॉट c में i j के तीनों हैं, तो x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। क्या ये तीन इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है, ये तीन इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद x y z का वैल्यू निकल जाएगा। चलो इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, एक और क्वेश्चन ऐसा है तो उसको छोड़ दूंगा मैं, है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या करूंगा x और y है तो इसमें से z हटा देता हूं, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा। इक्वेशन 1 एज इट इज रहेगा, इक्वेशन 1 3x माइनस 5z इज इक्वल टू -1। अभी इक्वेशन 3 में मैं क्या करता हूं, 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन 3 into 5, दिस गिव्स मी 5x प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इज योर 25। सो अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो आई एम गेटिंग 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब ये इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन है 2, इसमें 2x है तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 2 into 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x प्लस 32y, है ना, 8x प्लस कितना 4 28y, 8x प्लस 28y, 8x प्लस 28y इज इक्वल टू 6 into 4 हो गया हमारा कितना 24। अभी दोनों को माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, बोलो अच्छा ये 24 है, सॉरी दिस इज 24। अच्छा ये -1 है, मैं ऐड किया तो हाँ 24, ठीक है। तो अब मैं माइनस कर दूंगा तो दिस माइनस दिस हो गया, तो 5y 23 हो गया, -23y इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब y का वैल्यू 0 है। तो y का वैल्यू 0 बोलने से कौन सा है, खाली एक ही जगह में है, नहीं यहाँ पे 2 जगह में है, तो एक और निकालना पड़ेगा। y का वैल्यू 0 है तो पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, therefore 4 में, इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 3,
तो x इज इक्वल टू 3 भी हमारा दो जगह में है, तो लास्ट देखना पड़ेगा इक्वेशन 3 में। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 प्लस z इज इक्वल टू 2। तो z का वैल्यू हो जाएगा हमारा z इज इक्वल प्लस z इज इक्वल टू 5। तो z का वैल्यू हमारा हो गया कितना 2, z इज इक्वल टू 2। सो इट विल बी x I कैप 3 I कैप प्लस 2 j कैप 3 I कैप प्लस 2 k कैप इन फैक्ट। सो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे ना समझ में सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? बोला है कि फॉर एनी वेक्टर r कोई भी वेक्टर है, प्रूव दैट r वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन, r वेक्टर इज इक्वल टू r डॉट i कैप इनटू i कैप। इसके बाद जो बोल रहा हूं ना, देखो इनटू बोल रहा हूं, मेरा पढ़ने का तरीका देख लो कैसे बोलता हूं, r डॉट i कैप इनटू i कैप, क्योंकि r डॉट i कर लोगे तो स्केलर बन जाएगा, तो एक स्केलर के साथ दूसरा स्केलर को इनटू ही हम बोलेंगे, उसमें डॉट क्रॉस का कोई मतलब नहीं है। 2 डॉट 5 नहीं बोलते हैं, 2 क्रॉस 5 नहीं बोलते हैं, 2 इंटू 5 ही बोलते हैं। जब स्केलर आ गया तो उसमें हम इनटू ही बोलते हैं, है ना, या फिर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन वेक्टर आ गया तो उसमें डॉट बोलेंगे या फिर क्रॉस बोलेंगे। तो यहाँ तक वेक्टर था, r भी एक वेक्टर और i भी एक वेक्टर, तो r डॉट i बोल रहा हूँ। लेकिन जब ये r डॉट i कर लूंगा तो स्केलर हो जाएगा, तो उसके साथ i बाहर में जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसमें इनटू बोलता हूँ। r डॉट i इंटू i कैप, r डॉट j इंटू j कैप, r डॉट k इंटू k कैप। तो इतना हमको प्रूव करना है कोई भी वेक्टर के लिए, ये हमको सवाल में बोला है। चलो कोशिश करते हैं, है ना। लेट वेक्टर r इज इक्वल टू व्हाट, योर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। चलो ये तीनों पहले निकाल लेते हैं। r डॉट i सबको पता चलना चाहिए कि r डॉट i करेंगे तो r का x कंपोनेंट नहीं x कंपोनेंट नहीं, r का i वाला के साथ जो है उसमें 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट इज गिविंग मी x। ऐसे ही हमारा r डॉट j जो है ना, ये हमको देता है y। नहीं समझ में आया क्या? r डॉट i इज योर x, समझ में आ रहा है सबको? r डॉट i इज इक्वल टू x। कैसे? हम बोले हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो सीधा i को मल्टीप्लाई कर दो, j सबको मल्टीप्लाई करो, k सबको मल्टीप्लाई करो। तो r का i का साथ x है और इसमें i के साथ तो 1 है, तो x के साथ 1, सो दैट्स ऑल। बाकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 होगा, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे r डॉट j हो गया y, ऐसे r डॉट k का वैल्यू बात करेंगे तो इट विल बी योर z। सो इट इज x प्लस y प्लस z, सॉरी x y z हो गया। नाउ लेट मी टेक RHS। लेट मी टेक RHS। RHS इज योर r डॉट i into vector i plus r dot j into j plus r dot k into k, r dot k into k। अब वैल्यू डाल देते हैं। ये हमारा x है, x के साथ ये i कैप हो गया, प्लस ये हमारा y है, y j कैप प्लस z k कैप, एंड दिस इज नथिंग बट योर r वेक्टर जो कि हमारा LHS है। सो दैट इज हाउ हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ दिस वन इज ए क्वेश्चन जो कि हमारा इस साल आया था, 2021 इस साल आया था एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा हमको देखना पड़ेगा हम इसको कैसे कर रहे हैं। बोलो। हाँ, तो देखो क्या है, क्या बोला है कि एक वेक्टर है ना, ऐसे दिया है एक वेक्टर। लेट ए वेक्टर v2 is equal to this one is obtained by rotating the vector v1 by an angle theta in counter clockwise direction. If tan theta is equal to this one, then what is the value of alpha? tan theta is equal to इतना दिया है तो अल्फा का वैल्यू कितना बताने के लिए बोला है। तो थोड़ा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा हो गया क्या, एक वेक्टर जिसको कि हम घुमा दिए। ये हमारा वेक्टर था ऐसे,
इसको हम घुमा दिए, ये वेक्टर मान लेते हैं v1 था, v1, और इसको घुमाने के बाद ये बन चुका है v2, इसको घुमाने के बाद ये बन चुका है v2। अब इसको जो घुमाया गया कितना थीटा एंगल घुमाया गया, ये हमारा थीटा, इसको थीटा एंगल घुमाया गया, कितना क्वेश्चन में बोला है। घुमाने का बाद ऑफकोर्स ये वेक्टर तो अलग हो जाएगा, जैसे पहले दिया था ये वेक्टर हमारा v1 कितना था, v1 था √3 p इंटू आई कैप और साथ में प्लस जे कैप था, √3 p आई कैप प्लस जे कैप, ये वेक्टर था पहले ये वेक्टर ऐसे था। अब ये घूम गया, घूमने के बाद यहाँ पे आ गया क्या, ओके 2 आई कैप प्लस p प्लस 1 इंटू जे कैप, इतना बन चुका है। अब हम सबको समझना है कि भाई वेक्टर ही घुमा खाली ना, वेक्टर घुमा है, वेक्टर घुमा मतलब ये लेंथ खाली ऐसे घूम गया है, पोजीशन चेंज हो गया, वेक्टर का पोजीशन चेंज हो गया, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रहा जो पहले था, अभी भी वही है। क्योंकि ये लाइन को अगर मैं इसे घुमाऊंगा तो लाइन का लेंथ कहाँ चेंज होगा, लाइन का लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना, हाँ लाइन का पोजीशन अलग जगह में आ जाएगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टिप था वेक्टर का, वो टिप का वैल्यू अलग जगह में आ गया, और ऐसे कोऑर्डिनेट भी दिया है अलग अलग। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लूं तो √3p, 1 आ जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, p + 1 आ जाएगा। लेकिन इतना तो पक्का बात है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि वेक्टर खाली रोटेट किया गया है, स्ट्रेच नहीं किया गया, उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हुआ, जस्ट इट इज रोटेटेड। क्या सभी को समझ में आया तक? So as v1 is just rotated to become v2, so v1 का मॉड इज इक्वल टू v2 का मॉड, ये हमको पता है, v1 का मॉड इक्वल टू v2 का मॉड। चलो v1 का मॉड लेते हैं, मॉड हम सबको पता है कि x² + y² का बराबर होता है, तो इट विल बी √3 p का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट आउट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस p + 1 का स्क्वायर, इसका रूट आउट, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3p² + 1 इज इक्वल टू 4 प्लस p² प्लस 2p प्लस 1। सो हमारा आ गया 2p² माइनस 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये बन गया p² माइनस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इट विल बी p माइनस 2 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू हमारा आ गया 2 और p इज इक्वल टू -1। बट p का वैल्यू हमको बोला है कि 0 से बड़ा है, as p greater than 0 given, so p का वैल्यू हम 2 ले लिए, p का वैल्यू हम 2 ले लिए। अब हम सबको पता चल गया कि p का वैल्यू 2 हो गया। अब p का वैल्यू 2 हो गया तो v1 और v2 लिख लेते हैं। Therefore v1 is equal to 2√3 I cap, 2√3 I cap है क्या? p, हाँ 2√3 I cap प्लस j cap, v2 is equal to your 2 I cap प्लस 3 j cap, ये हमको मिल गया, ये चीज हमको मिल गया कि v1 का वैल्यू इतना, v2 का वैल्यू इतना। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखें तो उसी हिसाब से जाएंगे, तो v1 डॉट v2 क्या होगा, v1 का मॉड इंटू v2 का मॉड इंटू cos थीटा होगा, ये तो डेफिनेशन है ना। तो उसमें से cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा निकल के, cos थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट v2 बाय v1 का मॉड इंटू v2
का मॉड, ये हो गया। v1 डॉट v2 यहां से पता चल जाएगा 2 रूट 3 इंटू 2 जो कि हो गया हमारा 4 रूट 3 प्लस 3 इंटू 1 जो कि हमारा 3 हो गया बाय v1 का मॉड 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 प्लस 1 रूट ओवर ऑफ 13 into root over of 13. So this now gives you 4 root 3 plus 3 divided by root over of 13. तो ये हमारा cos थीटा हो गया, लेकिन हमको बोला है कि tan थीटा का वैल्यू इतना है, तो फिर बता दो भाई ये अल्फा का वैल्यू क्या है। और हम सबको पता है कि cos थीटा अगर पता चल चुका है तो tan थीटा निकालना बहुत बड़ा बात है नहीं। हाँ 13 हो जाएगा, रूट 13 नहीं खाली 13 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल का हेल्प लेके tan थीटा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमको जो दिया है, ये एंगल हमारा थीटा है सपोज, है ना, ये एंगल थीटा है। तो cos थीटा होता है b बाय h, b हमारा ये हो गया 4 रूट 3 प्लस 3 और h हो गया हमारा ये। तो ये हमारा p का वैल्यू जो है निकालना है, जो कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर होता है कितना 169 माइनस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 into 3 48 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना हो जाएगा बताओ 2ab 2 into 3 6 into 24 रूट 3। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 48 57 169 माइनस 47 112 माइनस दैट इज योर 24 रूट 3, ठीक है। अब ये हो गया ये साइड, साथ में इसका रूट ओवर भी है। अब हमको दिमाग लगाना है कि ये किसका होल स्क्वायर होगा, हमको ये दिमाग लगाना है कि किसका होल स्क्वायर होगा। किसी ना किसी का तो होल स्क्वायर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट ओवर का बाहर है, नीचे तो हमारा p बाय b तो होगा, हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b, p ये है b ये है, b हो गया हमारा 4 रूट 3 प्लस 3। अब हमको खाली p का वैल्यू खोजना पड़ेगा जो कि इस फॉर्म में होना चाहिए, अल्फा रूट 3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर होगा, वो अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो मेरे को क्योंकि ये तो आइडिया हुआ कि 112 माइनस 24 रूट 3 किसी का होल स्क्वायर का फॉर्म में हमको लिखना है, तो लेट अस सी कि किसका होल स्क्वायर होगा। तो ये जो है ना, ये 2ab का जगह है, 2ab ये हमारा 2ab का जगह है, और हमको एक रूट 3 तो यहाँ पे मिलेगा, ये हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, 2 पहले डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड कर देने से हमारा आ जाएगा कितना 12 रूट 3, और रूट 3 भी हटा देते हैं तो 12 जो आएगा हमारा, वो 12 कौन सा दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। एक हिंट हमको फिर से मिला कि 2 यहाँ पे है, तो 6 और 2 हो सकता है। इसका मतलब ये 6 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो सकता है, 6 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो सकता है। तो 6 रूट 3 का स्क्वायर होता है हमारा 108 प्लस 4 112 आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 इंटू 6 रूट 3 इंटू 2 वी आर गेटिंग दिस मच। तो इसका रूट ओवर जो है ना, इट बिकम्स 6 रूट 3 माइनस 2। तो ये वाला जगह में हमको लिखना है 6 रूट 3 माइनस 2। जब हम ये वाला जगह में लिख लिए 6 रूट 3 माइनस 2, तो हम अगर इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं तो अल्फा का वैल्यू हमको मिल गया 6। क्या समझ में आया सबको? सो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। बोलने से क्या हो गया कि हम यहाँ पे कैसे, ये लास्ट वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लास्ट वाला पार्ट कि किसका होल स्क्वायर हो रहा वो चीज समझना था।
वो उसमें से काफी सारा हिंट यहाँ से मिलता है हमको, वो देख के हम कर सकते हैं। ठीक है, राइट। ये बन गया हमारा क्या बोलते हैं क्या कि हमारा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ए डॉट बी। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो आराम से हम कैसे निकालते हैं इस पे यूज करके। ओके, क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है ना। ए डॉट बी डॉट सी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हमारा क्या स्केलर रह जाता है और वेक्टर भी रह जाता है बीच में। ओके, तो इसमें एसोसिएटिव का कोई मतलब नहीं है। कॉम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। अगर माइनस है तो बाहर हटाओ, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को भी बाहर हटाओ, या अगर जरूरत है किसी का साथ भी ले लो, कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी जा सकता है चीजें। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बेस करके हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, मतलब ए इज ए यूनिट वेक्टर बोला है। इसका मतलब हमको जो दिया है सवाल में कि ए का मॉड का वैल्यू जो है ना ये 1 है। तो इसमें भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो इस साल डे में आया था, है ना। देखते हैं, फॉर यूनिट वेक्टर ए, मतलब ए मॉड का वैल्यू 1 है। हमको बोला है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 15, तो एक्स मॉड का वैल्यू बता दो। पूरा आसान सा सवाल है, जस्ट खाली प्रैक्टिस के लिए थोड़ा हम लोग कर रहे हैं। एक तो सवाल तो पूरा आसान है। प्लस ए इज इक्वल टू 15। एक्चुअली ना हमारा एलजेब्रा वाला जितना सारा फॉर्मूला है ना, एलजेब्रा वाला जितना सारा फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला ना यहाँ पे लागू हो जाता है। सारा फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो जाता है। खाली जहाँ पे देखते हो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे है, उस जगह में हमको यूज करना पड़ता है डॉट। जैसे a इंटू बी है तो हम यूज करेंगे a डॉट बी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। कैसे आता है वो सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, सिंपलीफाई करो, यू विल गेट रिजल्ट्स। मतलब हमारा जितने सारे अलजेब्रा वाला फॉर्मूला है सारे का सारा अप्लाई होता है यहाँ पे। और अगर दो ठो चीज को इंटू करना है तो हमारा डॉट में आ जाता है। तो इसमें भी हम चाहेंगे तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इट विल बी x डॉट x माइनस x डॉट a, नहीं प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 50। अब लिखते हैं x डॉट x हमारा मॉड x का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले ही हम पढ़ लिए कि सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या हो जाता है, मॉड हो जाता है और उसका स्क्वायर हो जाता है। प्लस x डॉट a, यहाँ पे a डॉट x है, हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डाल के इसको x डॉट a लिख सकते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डाल के इसको x डॉट a लिख सकते हैं, माइनस a मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो बचेगा वो ये और ये बचेगा, जो कि शुरू से भी हमको पता था कि वो होने वाला है। तो ये मॉड x का स्क्वायर हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू 15। मॉड x का स्क्वायर हो गया हमारा 16 और मॉड x का वैल्यू जो है हमारा आ गया 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे हर चीज, हर क्वेश्चन जो है जितने सारे टॉपिक पढ़ेंगे सब में सबसे आसान क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। पहले उसका यूज पहले देख लेंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन है वेरी सिमिलर क्वेश्चन, खाली यहाँ पे हमको a और b का भीतर में जो दिया है रिलेशन वो इक्वल नहीं दिया है, मतलब सॉरी वैल्यू नहीं दिया है, a और b में एक रिलेशन दे दिया है। वो रिलेशन को हमको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं a माइनस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू, हमको दिया है कितना 27। तो अब मैं प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ये सबको पता चलना चाहिए ये ऐसा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर बोलने से हम यहाँ पे मॉड ए का स्क्वायर लिखते हैं, या फिर खाली स्क्वायर लिखने से भी चलेगा, क्योंकि मॉड ए इज सेम एज ए, मॉड ए का वैल्यू इज सेम एज योर ए वैल्यू, दोनों सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। ठीक है, एंड सो मेनी प्लेसेस वी विल राइट दैट वन आल्सो। ठीक है, अब हमको मॉड ए का वैल्यू ना दिया है 2 टाइम्स ऑफ मॉड बी, तो इसमें लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ मॉड बी और साथ में इसका स्क्वायर भी है
माइनस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। सो ये बन गया 4 इंटू मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 27। सो योर मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसमें हमको मॉड बी का वैल्यू मिल गया कितना 9 का रूट ओवर जो कि 3 है, तो हमारा मॉड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू मॉड बी दैट इज इक्वल टू 6। तो आंसर हमारा हो गया क्या 6 और 3। तो 6 और 3 हमारा कहाँ पे है, नहीं है कहीं पे भी, तो कहीं पे हम ऑप्शन गलत किए क्या, क्वेश्चन तो हम सही किए, 6 और 3 होगा आंसर, ठीक है, नहीं दिया यहाँ पे, आंसर शुड बी 6 और 3। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज के ऊपर यूज करके ये वाला दिया था, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके, है ना। क्या बोला है कि a plus 3b is perpendicular to this one and a plus 4b is perpendicular to this one। यहाँ तक खाली एक चीज मैं बता दूं, वेक्टर दो तो परपेंडिकुलर होने से उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना 0 होता है। क्यों? a डॉट b इज इक्वल टू, हम लोग आगे फिर से लिखने वाले हैं, अभी थोड़ा फिर से जस्ट सिंपल आइडिया, a मॉड इंटू b मॉड इंटू cos 90 डिग्री हो जाएगा। सो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो अगर a और b परपेंडिकुलर है तो a डॉट b हमारा 0 होगा। अगर a और b परपेंडिकुलर है तो a और b का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 होगा। अब सवाल में बोला क्या हमको कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर ना इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो हमारा होना चाहिए क्या a plus 3b डॉट 7a plus b माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, 7a डॉट a, तो 7 इंटू a मॉड का स्क्वायर प्लस ना माइनस 5 इंटू a डॉट b, 5 इंटू a डॉट b कॉन्स्टेंट बाहर आ सकता है, प्लस 21 इंटू b डॉट a, b डॉट a को हम चाहेंगे तो a डॉट b भी लिख सकते हैं, माइनस 15 इंटू मॉड b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं 7 इंटू a मॉड का स्क्वायर माइनस प्लस 16 इंटू a डॉट b माइनस 5 इंटू मॉड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट मी राइट इट इक्वेशन 1, और साथ में ये भी लिख देता हूं कि एज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, क्योंकि सोच सकता है कोई ये सोच सकता है कि सर यहाँ पे एक जगह में a डॉट b है, यहाँ पे एक जगह में b डॉट है, आप इन दोनों को कैसे मिला दिए, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, इसलिए मिल गया। कुछ डाउट? 15b स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, ये 15b स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, ठीक है, ओके। अब हम दूसरा, ठीक है, तो पहला इक्वेशन तो ये हो गया। अब हम लोग को दूसरा जो कंडीशन दिया है ना, दूसरा कंडीशन में एक क्वेश्चन को थोड़ा मैं करेक्शन कर लेता हूं। यहाँ पे ये a प्लस 4b नहीं है, a माइनस 4b है, a माइनस 4b और ये है 7a माइनस 2b, ठीक है। बोला है कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऑल्सो लिख के स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो a माइनस 4b डॉट कितना 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 7 इंटू a मॉड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a डॉट b माइनस 28 इंटू a डॉट b प्लस 8 इंटू मॉड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इट गिव्स यू 7 इंटू a मॉड का स्क्वायर माइनस 30 इंटू a डॉट b प्लस 8 इंटू मॉड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So this is your equation number 2। हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे,
ये दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें 30 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो इक्वेशन 1 into 30 is giving you 210 a mod का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो गया ये प्लस 480 a डॉट b, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करोगे कितना कितना मल्टीप्लाई करें 30, तो -450 mod b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा इक्वेशन 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो ये बन गया हमारा कितना 112 mod a का स्क्वायर माइनस 480 a डॉट b, उसके बाद 128 आ गया प्लस 128 mod b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर देने से हमारा कैंसिल हो जा रहा है ये दोनों। दिस इज गिविंग यू व्हाट 322 mod a का स्क्वायर माइनस 322 mod b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 322 mod a का स्क्वायर इज इक्वल टू 322 mod b का स्क्वायर। तो इसमें से हमको पता चल गया कि mod a इज इक्वल टू mod b है, mod a इज इक्वल टू mod b है। क्लियर है यहां तक? अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। therefore इक्वेशन 1 becomes क्या हो जाएगा देखते हैं, 7 mod a स्क्वायर प्लस 16 into a dot b, तो 16 mod a into mod b ना mod b लिख देता हूं into cos theta, theta is angle between them, minus 15 mod b square, 15 into mod b square is equal to 0। तो अभी mod b के जगह में mod a डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 15 और ये 7 ऐड हो जाएगा। अच्छा लिख देते हैं पहले 7 mod a square plus 16 into mod a cos theta minus 15 into mod a का स्क्वायर is equal to 0। तो 7 mod a square minus 15 mod a square हो गया -8, उधर चल गया तो +8 हो जाएगा। तो दिस साइड इट विल बी 16 mod a square into cos theta is equal to 8 into mod a square। तो इसमें से हमको cos theta का वैल्यू मिल गया हाफ और थीटा का वैल्यू मिल गया कितना हमारा 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमको बोला है कि इन डिग्री बताओ कितना है इसका आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होगा? तो अगर a and b आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। क्यों होता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका पहला वाला क्वेश्चन करते समय बता चुके हैं कि a डॉट b 0 क्यों होता है। क्योंकि a डॉट b होता है हमारा mod a mod b और cos थीटा। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री हो गया, इसलिए ये 0 हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो फिर हमारा a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0 ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको नोट करके इसको लिख सकते हो सब कोई, है ना। क्या है कि a डॉट b is equal to 0, a डॉट b is equal to 0 does not mean कि a is perpendicular to b। ये कभी भी ये नहीं बताता है, उल्टा सही है, उल्टा सही है। मतलब अगर a डॉट b is perpendicular to b then a डॉट b is equal to 0। लेकिन a डॉट b 0 होने का ये मतलब नहीं है कि a और b परपेंडिकुलर है ना। जैसे मान लेते a वेक्टर हमारा 0 हो गया, तो 0 के साथ b मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम 0। सो a डॉट b
डज नॉट मीन a इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसमें से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें से पहला कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और सेकंड कंडीशन ड्रॉ कर सकते हैं कि b इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब तीसरा कंडीशन क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि a परपेंडिकुलर टू b। सो ये जो पॉइंट है ना, सारे को जानना है कि अगर a डॉट b 0 होता है तो उससे हम ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करेंगे कि a और b परपेंडिकुलर है। अगर a और b परपेंडिकुलर है तो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि a डॉट b 0 होता है। क्लियर, ये वाला बात समझ में आया मेरी बात? चलो फिर फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड p इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। बोला है कि a परपेंडिकुलर टू b, हमको पता है कि a परपेंडिकुलर टू b होगा तो फिर a डॉट b हमारा 0 होगा। a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब a डॉट b निकालने का तो हम क्वेश्चन पूरा शुरू से कर चुके हैं कि a डॉट b कैसे निकालते हैं। i i j j k k, i के साथ i मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3, j के साथ j मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2p, और k के साथ k मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 9 into 3 27 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमको मिल गया 2p का वैल्यू हो गया -30, हमको चाहिए p, तो p का वैल्यू हमारा हो गया कितना, -15। सो अगर a और b दो वेक्टर दिया है, परपेंडिकुलर बोला है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, यू विल गेट लाइक दिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को मैं क्या करने वाला हूं, आधा तक बताने वाला हूं, फिर आपको छोड़ देंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, खाली इक्वेशन सॉल्विंग हमको करना है। ठीक है, क्या बोला है कि हमारे पास 3 वेक्टर है। a वेक्टर हमको दिया है 4i प्लस 5j माइनस k कैप। a वेक्टर हमारा हो गया 4i प्लस 5j माइनस k कैप। b वेक्टर हमको बोला है क्या i माइनस 4j प्लस 5k कैप, और हमारा c वेक्टर जो है ना, वो हमको दिया है कितना, 3i प्लस j माइनस k कैप। सो a b c गिवन टू मी। हमको सवाल में बोला है कि एक वेक्टर और है d वेक्टर, हम r वेक्टर लिए थे एक क्वेश्चन में, अब इस वेक्टर का नाम d वेक्टर दे दिया है, और d वेक्टर का बारे में ये बोला है कि d वेक्टर जो है ना, a और b को परपेंडिकुलर है। d वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर को परपेंडिकुलर है। तो सपोज मैं d वेक्टर को ले लिया x i प्लस y j प्लस z k, तो ये हमारा b वेक्टर है। ओके, तो हमारे d वेक्टर a और b दोनों को परपेंडिकुलर है, और बोला है कि d डॉट c 21 है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन d डॉट a इज इक्वल टू 0। आई होप सबको समझ में आया कि d डॉट a 0 क्यों करेंगे, क्योंकि d और a परपेंडिकुलर है। d डॉट b इज इक्वल टू 0 क्योंकि d b को भी परपेंडिकुलर है, और d डॉट c का वैल्यू तो हमको दे दिया है 21। तो इसमें से हम 3 इक्वेशन बनाएंगे, 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं d डॉट a करता हूं तो 4x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर d डॉट b निकालता हूं तो x1 x2, b का वैल्यू 1 माइनस 4 5 है, मतलब x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, और हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया d डॉट c इज इक्वल टू 0 21, da ca 3x प्लस y 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 21। ये हमारा तीसरा इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 है। आई होप एवरीबॉडी विल सॉल्व दिस वन। सारे सॉल्व कर लेना इसको। x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू मिल जाएगा, जो मिलेगा अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन में आ जाएगा।
अगर नहीं होगा तो नॉन ऑफ दिस भी है, वो हमारा आंसर होगा, लेकिन है इसमें ऑप्शन में, ठीक है। यू हैव टू राइट, यू हैव टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली, ठीक है। क्लियर? ये सवाल समझ में आया सबको? ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज, लेट मी टेल यू, सुपर इंपॉर्टेंट। हमारा एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बोला क्या है कि एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट वन इज पैरेलल टू बी एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू बी। हमको बोला है कि एक वेक्टर लो और उसको दो ठो वेक्टर का सम में एक्सप्रेस करो। ये हमारा ए वेक्टर है, बोला है कि ए वेक्टर को ना दो ठो वेक्टर में एक्सप्रेस करो सम में। तो मैं एक्सप्रेस कर लिया सी एक वेक्टर में और डी एक वेक्टर। अच्छा, ऐसे दिया है। ए वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, सी एंड डी वेक्टर में लिख लिया। अब सी और डी के बारे में क्या बोला है? सी इज पैरेलल टू बी। सी जो वेक्टर है ना ये बी को पैरेलल है। और क्या बोला है कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। तो हमारा सी वेक्टर जो है ना वो बी को पैरेलल है और डी वेक्टर जो है ना वो बी को परपेंडिकुलर है। यही बोला है क्वेश्चन में कि ए को लिखो दो वेक्टर का सम में, जिसमें से कि पहला वेक्टर जो होगा वो बी को पैरेलल होगा और सेकंड वेक्टर जो होगा बी को परपेंडिकुलर होगा। चलो अगर पैरेलल है तो हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर हमारे लिए वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है बताओ? अगर बी को पैरेलल है सी वेक्टर तो सी वेक्टर मस्ट बी योर एक कांस्टेंट लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होना चाहिए। आई थिंक सबको ये पार्ट तो समझ में आना चाहिए कि दो वेक्टर पैरेलल या फिर दो वेक्टर कोलिनियर होने से वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ये पता चल गया चाहिए। और अगर C परपेंडिकुलर टू B है, नहीं D परपेंडिकुलर टू B है, तो हमारा D डॉट B जो है ना ये होना चाहिए 0। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट, सारे को ये चीज समझ में आया। तो C का बारे में ये और D का बारे में ये होना चाहिए। चलो उसको यूज करते हैं अभी। तो A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस D वेक्टर। तो हमारा D वेक्टर जो है ना वो आ गया A वेक्टर माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। आई होप सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट कि D वेक्टर जो है A वेक्टर माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर हो गया। इसमें मैं लैम्बडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर क्यों लिखा वहां पे ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। तो लेट मी पुट द वैल्यूज नाउ फॉर A एंड B। A का वैल्यू हमारा है क्या 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप और माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ B मतलब 3 लैम्बडा i कैप प्लस लैम्बडा k कैप। अब अगर मैं माइनस कर देता हूं ये दोनों को तो मेरे को मिलता है 5 माइनस 3 लैम्बडा इनटू i कैप, 5 माइनस 3 लैम्बडा इनटू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस लैम्बडा इनटू k कैप। सो दिस इज योर वेक्टर D। यह हमारा वेक्टर D है, लेकिन D डॉट B तो 0 होता है, बट D डॉट B इज इक्वल टू 0। क्योंकि D डॉट B 0 है तो हमारा D का साथ B का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसका I मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 5 माइनस 3 लैम्बडा, 3 इंटू 5 माइनस 3 लैम्बडा, ये I हो गया। अब J मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें J है इसमें नहीं है तो J गया 0 हो जाएगा। K मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 है इसमें दिस 5 माइनस लैम्बडा है, तो 5 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमारा 15 माइनस 9 लैम्बडा प्लस 5 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0।
5 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो योर 20 इज इक्वल टू 10 लैम्बडा, तो लैम्बडा का वैल्यू आ गया हमारा कितना 2। आई होप सारे को समझ में आ गया कि लैम्बडा का वैल्यू हमारा 2 है। अगर गलत कैलकुलेशन नहीं किए तो यही हमारा आंसर है। चलो लैम्बडा का वैल्यू 2 मिल गया तो भी डी वेक्टर मिल जाएगा। Therefore your d vector is equal to लैम्बडा की जगह में 2 डाल देते हैं। 5 माइनस 6 माइनस 1 मतलब माइनस आई के, यहां पे आ जाएगा माइनस 2 आई के 2 जे के, और यहां पे 2 डालोगे तो आएगा प्लस 3 के। सो दिस इज योर डी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज व्हाट? सी वेक्टर इज लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, इसमें लैम्बडा मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 6ik प्लस 2kk, 6ik प्लस 2kk। Therefore हमारा ये पहला लाइन में जो लिखा है ए वेक्टर इज योर 5ik प्लस नहीं माइनस 2jk प्लस 5kk, ये हमारा ए वेक्टर था। इज इक्वल टू हम क्या लिखे हैं? सी वेक्टर, ये सी वेक्टर है 6ik प्लस 2kk प्लस डी वेक्टर दैट इज माइनस ik माइनस 2jk प्लस 3kk। एंड ऑल कैन सी हियर कि ए वेक्टर को हम दो वेक्टर का सम में लिख चुके हैं। ये सी वेक्टर है, ये बी को पैरेलल है, देख सकते हो क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से ये वेक्टर आ रहा है, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होना चाहिए। देखते हैं -3 और +3 0 होगा। सो दिस इज पैरेलल टू बी, ये वेक्टर हो गया ना पैरेलल टू बी, और ये वेक्टर जो दिख रहा है ये परपेंडिकुलर टू बी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम के लिए, है ना? समझ में आया सबको? ठीक, ओके, इतना तक समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हो गया हमारा क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग, बहुत पहले भी पढ़ चुके हो फिजिक्स में भी, अभी भी हम लोग पढ़े कि a डॉट b इज इक्वल टू mod a mod b cos थीटा, a डॉट b इज इक्वल टू mod a mod b cos थीटा, उसमें से cos थीटा का वैल्यू निकल के आ गया a डॉट b बाय mod a mod b। तो ये हमारा हो गया एंगल। तो एंगल हो गया हमारा क्या? cos इनवर्स ऑफ दिस वन। ये दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा a is equal to this one, b is equal to this one, then the angle between the two vectors is given by your x1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 by root under a1 square plus b1 square a1 square plus a2 square plus a3 square, जो कि इसका मॉड है, और ये b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर का रूट ओवर ये इसका मॉड है। दैट्स ऑल। ठीक है, ओके। एक वेक्टर नेक्स्ट बोला है क्या? अगर द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर, ये वाला बात सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तो सब जानता ही था, खाली एक बार में लिख दिया खाली, है ना? द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर गिव्स द कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान में रखो, हर वेक्टर जो है ना, हर वेक्टर a हो, b हो, c हो, d हो, कुछ भी हो, x एक्सिस के साथ कुछ एंगल करता है, वो एंगल मान लेते हैं अल्फा है। y एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल करता है, वो एंगल को मान लेते हैं बीटा है। और z एक्सिस के साथ कुछ एंगल करता है, वो एक्सिस को मान लेते हैं, वो एंगल को मान लेते हैं गामा। Every vector makes some angle with x-axis, y-axis and z-axis. Let those angle be alpha, beta, gamma. अगर उनको कोसाइन लेते हैं तो बनता है cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। तो cos अल्फा, cos बीटा, गामा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा are the cosine of those angles. Okay? अब कैसे मिलेगा? Suppose हमको एक वेक्टर दे दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और मेरे को ये पूछा है कि भाई बता दो कि ये वेक्टर जो है ना x एक्सिस का साथ y एक्सिस का साथ
जेड एक्सिस का साथ जो एंगल कर रहा है उनका कोसाइन बता दो। तो वही चीज यहां पे लिखा गया है। द यूनिट वेक्टर, हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। इसके लिए यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर सबको पता है कि वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है, तो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा कितना, 1/3 i के प्लस 2/3 j के माइनस 2/3 k के। ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब वो क्या रहा है कि द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर, वेक्टर नहीं स्केलर होगा, द स्केलर कंपोनेंट, द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हो गया इनका स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1/3 है, 2/3 है और -2/3 है। तो gives the cosine of the angle made by the vector with the coordinate axis। मतलब ये जो है ना, ये हमारा हो गया क्या, 1/3, ये हमारा बन जाएगा 2/3, ये बन जाएगा हमारा -2/3। सो ये हमको बोला है ये वाला स्टेटमेंट में। तो अगर हमको बोलेगा कि भाई बताओ एक वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल करता है, y के साथ कितना एंगल करता है, z के साथ कितना एंगल करता है, तो हमारा पहला काम होता है कि यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। फिर cos अल्फा इज द फर्स्ट वन, तो अल्फा विल बी cos इनवर्स, अल्फा cos इनवर्स हो जाएगा। एंगल अच्छा वाला वैल्यू नहीं मिल रहा है, बट जो भी आएगा वही हम लेंगे। y बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स, जो भी निकलेगा दैट। क्लियर हो गया सबको? चलो फटाफट फिर से वही चीज है, सबसे आसान क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक हर टॉपिक। तो ये वाला पूरा आसान क्वेश्चन फिर से है हमारे पास। हमको दे दिया है दो वेक्टर, ये वेक्टर हो गया हमारा 2i के प्लस j के माइनस k के, और b वेक्टर हमको दिया है कितना, i के प्लस 2j के प्लस 2k के। हमको बोला है कि भाई बताओ ये दोनों में एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। हमको सवाल में बोला है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। तो हम क्या करने वाले हैं, cos थीटा लिखने वाले हैं a डॉट b बाय मॉड a मॉड b। क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 into 1 2 प्लस 1 into 2 ये भी 2 प्लस ये -1 into 2 हो गया -2 बाय रूट अंडर ये 4 प्लस 1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 4 सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, या फिर वो जो भी फॉर्मूला लिखा हूं वही वाला फॉर्मूला a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करोगे जितना बनेगा ये इज इक्वल टू, ऊपर में तो 2 आ रहा है, नीचे मेरे को लगता है 3√6 आ रहा है, 3√6। हमको पूछा एंगल कितना है, तो ये तो cos थीटा निकल के आ गया। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 बाय 3√6। ये हमारा आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस विद कोऑर्डिनेट एक्सेस। अभी जो थोड़ा देर पहले बता रहा था कि ये वेक्टर, इसको मैं लिख देता हूं ये वेक्टर i के प्लस j के प्लस k के। हमको बोला है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ कितना एंगल करता है बताओ। तो उसके लिए हम 100% क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। वंस वी गॉट द यूनिट वेक्टर, फिर हम उनका क्या बोलेंगे, स्केलर कंपोनेंट ले लेंगे और उनको cos अल्फा cos बीटा cos गामा बोल देंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मॉड निकालना पड़ेगा। मॉड होता है रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। तो हमारा a कैप जो बनेगा 1/√3 इंटू i कैप प्लस 1/√3 इंटू j कैप प्लस 1/√3 इंटू k कैप। तो हमारा cos अल्फा का वैल्यू जो है वो बन गया 1/√3
cos बीटा 1/√3 और cos गामा फिर से 1/√3। तो तीनों तो सेम ही आ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि इफ a vector is equally inclined to the axis, यहाँ पे इक्वल इंक्लाइंड है, देख लो, है ना। तो हर एंगल, ईच एंगल इज cos इनवर्स 1/√3। ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, एक और बात है मैं बता देता हूं, if alpha, beta, gamma are the angles made by a vector with x-axis, y-axis and z-axis respectively. Okay, respectively. Then unit vector is a कैप में ले लेता हूं cos अल्फा इंटू i कैप प्लस cos बीटा इंटू j कैप प्लस cos गामा इंटू k कैप। इसको याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ कुछ एंगल करता है ना, इन दैट केस हमको उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो पता चल गया। और अगर मैग्नीट्यूड भी दिया होगा उस वेक्टर का, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज k, मतलब वो x y z के साथ कुछ एंगल करता है वो बता दिया है, साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, तो वो वेक्टर क्या होगा, इन दैट केस वो वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर विल बी k into a कैप, और a कैप तो ऊपर लिखा ही है, a वेक्टर विल बी k into a कैप। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। मतलब अगर एक वेक्टर कुछ एंगल करता है x y z के साथ, तो यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर इज cos अल्फा i कैप, cos बीटा j कैप, cos गामा k कैप, और वो वेक्टर का बात करोगे अगर मैग्नीट्यूड भी बता दिया है तो k इनटू इसके साथ k मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो, अब ये एक क्वेश्चन जो है ना हम अभी तो कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग करने वाले हैं। कहाँ पे बताओ? जब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, 3 डायमेंशन 3D पढ़ेंगे तो उस समय इस क्वेश्चन को एक बार और करेंगे। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में बता देता हूँ। क्या बोला है कि द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। चलो एक क्यूब बना लेते हैं, पहले एक क्यूब बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या निकालने के लिए बोला है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा क्यूब बन रहा है, तो ऑल शुड डू द क्यूब। मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसे बनाओगे, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ही करोगे तो अपना हिसाब से बनाने से फिर गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। मैं जैसे नाम दूंगा उस हिसाब से नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसा फिगर मैं बना रहा हूँ इस हिसाब से बनाओ, क्योंकि क्यूब बनाने का तरीका कोई इधर से भी बना देगा ऐसे करके। ये हमारा क्यूब बन गया। मैं इसको थोड़ा आगे खींच लेता हूँ, इसको भी थोड़ा आगे इधर खींच लेता हूँ, और इसको हम लोग ऊपर खींच लेते हैं थोड़ा। ओके, ठीक है, ओके। लेट मी नेम द क्यूब। ये क्यूब को मैं नेमिंग कर लेता हूँ, थोड़ा नेमिंग कर लेता हूँ। O A B
z हो गया। ओके, लेट मी नेम इट एज x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा z एक्सिस हो गया। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये क्यूब का साइड में ले लेता हूं। लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज a। सारे साइड का लेंथ a ले लेता हूं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कैसे बनेगा ये क्यूब का कोऑर्डिनेट सब कैसे बनेगा, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कहां से, ओरिजिन से। ये 0 0 0 हो गया ओरिजिन वाला। ये हमारा y एक्सिस है। हम सबको पता है कि y एक्सिस में y का वैल्यू रहता है एक साथ, z का वैल्यू 0 होता है। तो 0 लेंथ a है तो ये a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 0 है 0। ये हमारा x एक्सिस का ऊपर पॉइंट है तो ये बन जाएगा a और a। नहीं, a 0 0 a 0 0। ओके, और ये जो पॉइंट है ना b, ये ना x एक्सिस y एक्सिस फ्लोर जो है उसमें है तो इसका x तो आएगा, y तो आएगा, z नहीं रहेगा, ऊपर कुछ जा ही नहीं रहा है। तो x का वैल्यू a हो जाएगा, y का वैल्यू भी a हो जाएगा, z है नहीं तो z का जगह में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे d में। d में देखो, d हमारा x एक्सिस है और z एक्सिस है, मतलब x का वैल्यू आएगा, z का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू नहीं आएगा। मतलब ये हो गया हमारा a, x आ गया, y नहीं है तो 0 आ गया, z हमारा a है। ओके, e पॉइंट हमारा क्या है, y z एक्सिस के ऊपर है, मतलब x और y 0 हो जाएगा। दिस विल बी 0 0 और ये a। अब हमारा पॉइंट है क्या f पॉइंट हमारा है कहां पे, ये y और z प्लेन में है, मतलब x इसका हो जाएगा क्या 0। तो 0, a और ये जो पॉइंट G है ना, ये G पॉइंट जो है ना, ये हमारा स्पेस में है, पूरा हवा में, तो इसका x y z सारे का सारे आएगा, a और ये a तीनों आ गए। अब हम देखते हैं कि ये क्यूब का बोला है कि एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब का डायगोनल्स कहां क्या जो है ना, देखते हैं क्या डायगोनल्स है, उसके बाद उनमें एंगल निकालेंगे। तो क्यूब का हम पूरा फ्लोर में चले जाते हैं। फ्लोर में जो चार्ट हो कॉर्नर पॉइंट है वहीं से डायगोनल निकालते हैं। एक डायगोनल O से निकलेगा जो G में पहुंचेगा, समझ रहे हो सब कोई। O से जो डायगोनल है वो G में पहुंचेगा। A से जो डायगोनल है ना, ये पहुंचेगा कहां पे, D में। B से जो डायगोनल है वो पहुंचेगा E में और C से जो डायगोनल है वो पहुंचेगा F में। जस्ट फिल करना, ये चार डायगोनल हो गया क्यूब का ये चार तो हमारा डायगोनल हो गया। तो लिख सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब आर, द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब आर, द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब आर OG, BE, CF और कौन है, AD। ये चार क्यूब एक तो फिगर जो है ना वो सिमेट्रिक है, चारों तरफ से सेम दिखाई दे रहा है। हम इसमें से कोई भी दो डायगोनल लेंगे और एंगल निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब एंगल बिटवीन OGB जितना होगा, OGCF में भी उतना ही होगा, OGAD में भी उतना ही होगा, BECF में भी उतना ही होगा, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द फिगर। तो हम दो डायगोनल लेके हम काम करेंगे। ठीक है, लेट थीटा इज द एंगल, लेट थीटा इज द एंगल between the diagonals OG and
बीई। देखो अभी मैं एरो दे दिया हूं ओजी एंड बीई में, ओजी के ऊपर एरो दे दिया हूं, बीई के ऊपर एरो दे दिया हूं, मतलब दो ठो वेक्टर का भीतर में एंगल निकालना है। तो लेट मी राइट ओजी वेक्टर नाउ। ओजी वेक्टर विल बी व्हाट, ओजी तो पोजीशन वेक्टर हो गया, ओ से स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से, तो ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया, तो इट विल बी ए आई के प्लस ए जे के प्लस ए के। अब अगर मैं बीई वेक्टर निकालूं, बीई एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो दैट विल बी ओई माइनस ओबी, ओई माइनस ओबी। तो मतलब ई से ए को माइनस करना है, नहीं ई से बी को माइनस करना है। ई ये है, बी ये है, ई और ये बी, ठीक है ना, ई से बी को माइनस करना है। सो 0 माइनस ए आई के माइनस ए जे के प्लस ए के। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे एंगल। cos थीटा इज इक्वल टू ओजी डॉट बीई बाय ओजी डॉट बीई बाय ओजी का मॉड एंड बीई का मॉड। ओके, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो हम उसके लिए उसका मॉड ले लेंगे फाइनली टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओजी और बीई को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a इंटू माइनस ए, जो कि माइनस ए स्क्वायर आएगा, a इंटू माइनस ए फिर से माइनस ए स्क्वायर, a इंटू ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर से दूसरा वाला का भी वही आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ऊपर हमारा माइनस आया ए स्क्वायर, मॉड ले लेते हैं पॉजिटिव करने के लिए, एक्यूट एंगल ही निकाल लेंगे हम। दो एंगल निकलेगा, हम एक्यूट वाला ही लेंगे, है ना। कोई भी दो ठो लाइन के अंदर दो एंगल निकलता है, हमको जब भी एंगल पूछता है तो एक्यूट के बारे में लेना है हमको। अगर डायरेक्ट निकल गया ठीक है, लेकिन नहीं तो मॉड लेके लेना है। तो ऊपर में हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में हमारा 3 स्क्वायर आ जाएगा। सो इट इज गिविंग यू 1/3। इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू हो गया क्या, cos इनवर्स ऑफ 1/3। क्लियर ऑल ऑफ इट? सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। और काफी सारे क्वेश्चन तो हमारे था, लेकिन हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। विल डू दैट वन नेक्स्ट।